सर ये सफारती लिहाज से सर ये जो मलेशिया के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई है इसके अंदर किसी दबाव की वजह से खान साहब का ना जाना, क्या इन ना शिरकत की वजह से, अदम शिरकत की वजह से सर क्या पाकिस्तान के टर्की, ईरान और मलेशिया के साथ जो सफारती तल्लुकात हैं इस पर भी असरअंदाज होंगे सर? देखें, इसे थोड़ा सा ना समझने की ज़रूरत है कि ये आइडिया तो फ्लोट ही इमरान खान साहब ने किया था जनरल असम्बली में, और ये चार ममालिक जो थे ये कश्मीर इशू पे आपके साथ खड़े हुए, कांधे से कांधा लगा के खड़े हुए। आप देखें कि मलेशिया को टारगेट इंडिया ने किया और मलेशिया को इक़्तिसादी तौर पे बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान का साथ खड़ा होने पे, लेकिन वो आज भी खड़े हैं। जहाँ तक सऊदी अरब की बात है, देखें सऊदी अरब के वाले से मैं जो समझता हूँ कि वो हमारे हुकूमती रिश्ते नहीं हैं उनके साथ, हमारी रियासती रिश्ते हैं, हमारे अवामी रिश्ते हैं। तो इसमें बैलेंस कायम करना तो ख़ुद प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी थी कि पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी हुकूमत ने कश्मीर, अच्छी बात है उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस की तैयारियों में हिस्सा लिया, उन्होंने कश्मीर इशू को उसके एजेंडे का हिस्सा बनाया और यकदम उसके बाद आपने पसपाई इख्तियार की, और पसपाई भी इस हद तक इख्तियार की कि ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर गए बल्कि ऐलान किया गया है कि वज़ीर ख़ारजा जाएंगे शाह महमूद कुरैशी, फिर वो भी नहीं गए। तो पसपाई की भी एक हद होती है। और आज भी आप देखें कि सऊदी अरब के जो नए वज़ीर ख़ारजा हैं वो पाकिस्तान आए हैं। मेरा ख़्याल है सऊदी अरब को इस बात का एहसास हुआ है, वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के तल्लुकात में सरमौरी नहीं चाहेगा कि सऊदी अरब के हवाले से पाकिस्तान का एक रोल रहा है और ख़ुद पाकिस्तान के हवाले से सऊदी अरब का रोल रहा है। देखिए, हम जब ये कहते हैं कि जी सऊदी अरब के बाद बैनुल-अक़वामी ताकतों से रिश्ते हैं, तो जब पाकिस्तान एटमी ताकत बना था तो पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दी गई। बिल्कुल सर, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि उस वक़्त भी उन्होंने आपको तेल की फ़राहमी, मुफ्त तेल की फ़राहमी दी सर, और आपकी मदद भी की। लिहाजा ये चीज़ें जो करनी होती हैं इसके लिए बहुत सोचो विचार की ज़रूरत होती है। नहीं सर, इसके अंदर पाकिस्तान कोई दरमियानी किरदार अदा कर सकता था मलेशिया, टर्की और सऊदी अरब के दरमियान इस कॉन्फ्रेंस, ताकि सऊदी अरब की शिरकत भी होती है उस कॉन्फ्रेंस के अंदर। आप बड़ी गहरी सी बात कर रहे हैं, ये तो अहलियत की बात होती है, काबिलियत के साथ होती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा बंदा होता, देखिए उसने सारी दुनिया को लाके इकट्ठा कर दिया था। तो ये काम तो पहले करने का था, पहले आप उस कॉन्फ्रेंस में फरीक बने, फिर आप उसमें शरीक बन गए, शरीकी नहीं हुए। तो लिहाजा ये मैं समझता हूँ कि इससे पाकिस्तान का अच्छा रोल सामने नहीं आया। मैं समझता हूँ कि आप जिस कॉन्फ्रेंस को डिस्कस कर रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किस चीज़ का हुआ, आपके कश्मीर काज का, कि जब हम ये कहते हैं कि कश्मीर हमारे लिए कोर इशू है और हमारे प्राइम मिनिस्टर ख़ुद को कश्मीर पर सफ़ीर कहते हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से। देखें, सऊदी अरब और अबू ज़ैबी और उनके जो इत्तेहादी हैं वो हमारे साथ खड़े नहीं हुए, ये अलमिया है हमारे लिए। सर, इस शिरकत से क्या इंडिया को भी कोई मैसेज गया है? इंडिया कश्मीर पर ये हालात में इंडिया के इस वक्त जो मतनाज़ा शरीयत बिल है, देखें हम आलम इस्लाम की जंग लड़ते रहे जी सर, कश्मीर और फ़लस्तीन का केस हम लड़ते रहे जी सर, और अबू ज़ैबी ने सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड उन्हीं दिनों वो नरेंद्र मोदी को दिया। मंदिर बन रहे हैं सर। देखें, हमें अपनी पॉलिसी, जब हम कहते हैं कि हम आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क है, तो हमारी खारजा पॉलिसी में ये चीज़ नज़र आनी चाहिए। देखिए, मैं खुद ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि सऊदी अरब से हमारे बड़े जज्बाती रिश्ते हैं, लेकिन कुछ मामलात में हमारी अपनी पॉलिसीज़ भी होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे कश्मीर हमारी ज़िंदगी मौत का मसला है। मैं ये जज्बाती बात नहीं कर रहा कि ये माशी हवाले से, इक़्तिसादी हवाले से, सियासी हवाले से, भाई वो 70 साल हो गए हमारी खातर, वो हमसे बढ़ के पाकिस्तानी है। मैंने एक दफ़ा सैयद अली गिलानी से मेरा एक ज़ाती ताल्लुक़ था, जो कश्मीर की तहरीक के लंबरदार हैं, सबसे बड़े। तो मैंने उनसे पूछा कि आप पाकिस्तान से क्या तवक्को करते हैं? उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान से ये तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान अंदर से मजबूत हो, पाकिस्तान इक़्तिसादी हवाले से मजबूत होगा तो कश्मीर काज को फ़ायदा होगा, हमारी आज़ादी की मंजिल करीब आएगी। मैं समझता हूँ कि वो हमसे ज़्यादा बढ़ के पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान की खातिर जदोजहद कर रहे हैं, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। और देखें, नरेंद्र मोदी साहब वहाँ 10 लाख फ़ौज लेके आ गए, तो क्या उन्होंने वहाँ पर तसल्लुत कायम कर लिया? 4 माह आपके या मेरे घर के अंदर शाही खुर्दोनोश ख़त्म हो जाएं और आगे इम्कान कोई ना हो तो चीखें निकल जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन आज भी कि 4 माह के कर्फ्यू के बावजूद भी एक घर से हिंदुस्तान के हक़ में बात नहीं निकली, वो आज भी हिंदुस्तान से निजात के लिए सरगर्म है और वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाते हैं। ये हमारे लिए लम्हे फ़िक्री है। सर, पाकिस्तानी सियासत में अब
सर मुस्लिम लीग नून मरीम का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? कल राना सनाउल्लाह साहब की भी ज़मानत हो गई है सर, उनके आने से भी, बाहर आने से भी कोई मुस्लिम लीग नून के बयानिए में कोई और कोई चेंजिंग देखें? मरीम साहब जिस दिन की ज़मानत हुई वो खामोश हैं, क्या वो खामोशी बाहर जाने के लिए? देखें, बात ये कि जो पाकिस्तानी सियासत मैंने देखी है कि जो शख्स तूफ़ान के अगेंस्ट खड़ा होता है ना, जी सर, पंजाब में ख़ास तौर पे पंजाबी उसके साथ खड़े होते हैं। मरीम नवाज़ ने जिस तरह आप देखें कि इस हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत एक इंतहाओं को पहुँच रही थी। जी सर, सिर्फ 4 शहरों का उसने दौरा किया है। मंडी भावदिन गई हैं, उकाड़ा गई हैं, फैसलाबाद गई हैं और आखिरी जलसा उनका सरगोदे का था और सरगोदे का जलसा सुबह 4:30 बजे हो रहा था। बिल्कुल। ये कौन लोग थे? ये मुस्लिम लीग नून के लोग नहीं थे, ये मसाइल ज़्यादा लोग थे, महंगाई ज़्यादा लोग थे। जब आप लोगों की आवाज़ बनते हैं ना तो लोग आपके पीछे खड़े होते हैं। तो जहाँ तक आपने खामोशी की बात की है कि वो खामोश क्यों हैं, देखें आप ज़रा मरीम नवाज़ की जगह जाके देखें कि वो उसकी वालदा उनकी गैर मौजूदगी के अंदर उनकी डेथ हो गई। जी सर। उसके बाद उनका बाप जो है वो ज़िंदगी मौत की कश्मकश से दो चार है। तो उनकी खामोशी को मैं खामोशी नहीं समझता। देखें, वो एक हालात का शिकार एक ख़ातून है और जब भी वो बाहर आएगी उसे पज़ीराई मिलेगी। उसने एक ट्रेलर दिखा दिया है, ये मरीम नवाज़ की असल क़ुव्वत का मुस्लिम लीग नून को नहीं पता, उनके मुखालफिन को पता है। और यही वजह है कि 4:30 बजे उसने सरगोदा में जलसा किया था और मुझे 10 बजे इस्लामाबाद से किसी बंदे ने कहा था कि इसको अब अरेस्ट करना ज़रूरी हो गया है, इसलिए कि वो एक ऐसा तूफ़ान पैदा कर रही थी जिसमें हुकूमत के लिए बड़ा नुकसान था। दूसरी बात आपने राना सनाउल्लाह खान की कही है। देखिए, मैं राना सनाउल्लाह को बहुत शुरू से जानता हूँ कि सियासत में इतना जुर्रतमंद, अनथक और जरी बंदा मैंने नहीं देखा। उस पर कोई चीज़ भी असरअंदाज नहीं, तशद्दुद उस पर करके देख लिया। बल्कि मैं आपको बताऊं कि जिस दिन उनकी मूंछें और भवें साफ़ की गई थी, मैं वाहिद जर्नलिस्ट था जो अगले दिन फैसलाबाद हॉस्पिटल में उनसे मिलने के लिए गया था। मैं उसकी सिर्फ बॉडी लैंग्वेज देखना चाहता था। वो मेरी तरफ देख के फिर मुस्कुरा पड़ा। तो अब भी आप देखें, वो बाहर आएगा तो वो डिफेंसिव अंदाज अख्तियार करने वाला नहीं। सर, उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर लेने से इनकार कर दिया था कि मैं जेल के अंदर। देखें, सियासी कारकुन ऐसे ही होने चाहिए। जी सर। कि बात ये कि आप जिसके साथ खड़े हो ना तो फिर पता भी लगना चाहिए खड़े कि ये जो पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ जो परेशान कन है कि पाकिस्तान की सियासत में सियासी महाज पे ये जो एक इज़्ज़त व तकरीम थी, एक वज़ेदारी थी, एक रवादारी थी, वो ख़त्म होकर रह गई है। कि एक वक्त था कि सियासी मुखालफिन का लोग एहतराम करते थे और मैं इसका ज़िम्मेदार इमरान खान साहब को समझता हूँ कि वो जब से मुझे याद पड़ता है कि जब मैंने 30 अक्टूबर 2011 के जलसे की आपको मिसाल दी है, तो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी एक क्लास लेने जाया करता था। तो मैंने गैर महसूस अंदाज में एक सर्वे किया वहाँ, एक क्वेश्चन दे के 95% जो स्टूडेंट्स थे, जो नौजवान थे, वो इमरान खान साहब के साथ थे। उसके बाद जब उन्होंने धरना दिया और वो खड़े कंटेनर पे खड़े होके और जिस अंदाज में जो कुछ उन्होंने कहा अपने सियासी मुखालफिन को, उसके कुछ अर्से के बाद मैं फिर यूनिवर्सिटी में मैंने गैर महसूस अंदाज में एक सर्वे करवाया तो वो जो उनकी पॉपुलरिटी थी वो 45% पे आ चुकी थी। देखें, बात ये कि जुर्रतमंद होना अच्छी बात है, पढ़ा लिखा होना अच्छी बात है, मुखालफिन को सियासी महाज पे डिफेंसिव पे लाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान के सियासी महाज पे ये जो गाली गलोच शुरू हो गई है और ओए ओए और तू और मैं की जो सियासत शुरू हुई है, इसके सबसे नेगेटिव जो असरात हैं वो पाकिस्तान की नई नस्ल पे हो रहे हैं। नई नस्ल किसी मुल्क का मुस्तकबिल होती है। अल्लामा इकबाल तो कहा करते थे कि जी दुनिया की सियासी तारीख़ में जितने इनकलाब आए हैं, आप देखते नहीं कि पाकिस्तान की तहरीक में जो बुनियाद थी वो अलीगढ़ के स्टूडेंट्स थे कि कायदे आज़म। और ये जो आज हिंदुस्तान में जो कुछ आग लगी हुई है, ये जामिया मिलिया से शुरू हुआ है। ये नौजवान ही होते हैं, ये स्टूडेंट्स होते हैं जो बाहर निकलते हैं, इसलिए कि उन पर यहाँ कोई खौफ नहीं होता। उन्हें खौफ नहीं होता और वो सब कुछ कर गुजरते हैं। तो आज कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, ये सारी मूवमेंट, बल्कि मैं आपको एक तारीख़ी बात बताता हूँ कि अली गैलानी साहब जब इसकी बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी की शहादत हुई, उससे कुछ रोज़ पहले मेरे से बात कर रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा कि सलमान साहब, अब कश्मीरियों की नई नस्ल मेरे से सवाल करती है कि हम जिनके लिए मर रहे हैं वो कहाँ खड़े हैं।
लेकिन बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी की शहादत, बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी बिल्कुल आपकी तरह का नौजवान था, बड़ा खूबसूरत था, बड़ा जरी था, लेकिन उसने कोई कांधे पे बंदूक नहीं उठाई हुई थी। वो सोशल मीडिया के महाज पे सरगर्म था और वो कर क्या रहा था, वो नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान का मकरू और शर्मनाक चेहरा वो दुनिया को दिखा रहा था कि इंसानी हकूक़ की किस तरह खिलाफ वर्जियाँ वहाँ पर कश्मीर के अंदर की जा रही हैं। फ़ौज ने उनकी टारगेट किलिंग की और वहाँ का हर नौजवान अब बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी बन गया है। और मैं समझता हूँ कि नौजवानों की क़यादत में चलने वाली तहरीकें कभी नाकाम नहीं होती। तो कश्मीर भी जो है वो अटका हुआ है, नरेंद्र मोदी साहब की आंख में खटक रहा है। तो ये मामला जो है ये बहरहाल किसी रुख पे लगेगा और जिन लोगों ने इतनी बड़ी कुर्बानियों की तारीख़ रकम की हो, बिलाखिर उन्हें आज़ादी मिलती है। सर क्या ये जस्टिस